हाँ, राइट डाउन कंटेंट स्टार्ट करें। हाँ, स्टैट्स ब्रैकेट में लिखो SME, दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब इसमें जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन टॉपिक नंबर 1, मेजर्स ऑफ लोकेशन। मेजर्स ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। लिखा आपने मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। नेक्स्ट, मोमेंट्स। मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड मोमेंट्स। राइट डाउन टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लिखा आपने। नेक्स्ट, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 इज रैंडम वेरिएबल। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको करने हैं। कुछ पार्ट आपको डिस्क्रीट का करना है, कुछ कॉर्डिनेट्स का करना है। डिस्क्रीट में आप लिखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल करना है, पॉइसन करना है, हाइपर ज्योमेट्रिक करना है। आपको एक जो इसमें नहीं करना है वो है नेगेटिव बाइनोमियल। नहीं करना है वो है नेगेटिव बाइनोमियल। बी क्लियर दिस वन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करना है एंड हाइपर ज्योमेट्रिक करना है। अब रही बात, ये सारे डिस्क्रीट के हुए, ठीक है। दूसरा पार्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, जिसमें आपको करना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि टॉपिक नंबर 3 रादर से इसमें आपकी कंटेंट सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के अंदर सारी चीजें आएगी आपकी, मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया मीन। तो एक तो मीन करना है, एक वेरिएंस करना है, नेक्स्ट कोवेरिएंस करना है, नेक्स्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट करना है। वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होगी, ठीक है। अब रही बात डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डिस्क्रीट का एक पार्ट होगा, ठीक है। और डिस्क्रीट के अंदर मैंने आपके लिए 3 डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिए हैं, बाइनोमियल, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक। ये आपको करने, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के अंदर 3 डिस्ट्रीब्यूशन आपके, दैट इज यूनिफॉर्म, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल। तो सारे जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट आपकी टॉपिक नंबर 3 में होगी, जिसमें काफ़ी 2 चैप्टर्स आपके इन्वॉल्व है। एक चैप्टर नंबर 3 और एक चैप्टर नंबर 4। अभी मैं बुक की बात करूंगा आपसे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट, लेकिन बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक नंबर 4। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 5, दैट इज सैम्पलिंग। नेक्स्ट, टॉपिक नंबर 6, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन।
पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन। और एक जो टॉपिक अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, रिसेंटली का मतलब 1-2 ईयर के अंदर, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इतने टॉपिक्स आपको कवर करने, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिख लिया ना आपने? हाँ, 1 मिनट आपकी कंसंट्रेशन यहाँ होनी चाहिए। मैं एक एक करके आपको टॉपिक समझा देता हूँ कि क्या क्या करना है आपको। यानी कि टॉपिक नंबर 1 में मैंने वैसे ज़्यादा डिटेल में आपको लिख दिया है, मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड मोमेंट्स, ठीक है। लेकिन जब से ये टॉपिक नंबर 7 अटैच हुआ है रादर से हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, तब से टॉपिक नंबर 1 की आप मान के चलो एक तरह से कोई वेटेज नहीं है आपकी। वैसे मेजर्स ऑफ लोकेशन में पढ़ा जाता है मीन मीडियन मोड। आपको मालूम है मीन मीडियन मोड में ऐसा कुछ होता नहीं है जो आपको प्रॉब्लम हो। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में बेसिकली आपको करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और रही बात मोमेंट्स का, तो मोमेंट्स की आपके बुक में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऑब्वियसली कुछ नहीं करना। तो लोकेशन के अंदर मीन मीडियन मोड और डिस्पर्सन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, मेनली ये करना होता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि जब से उन्होंने टॉपिक नंबर 7 रिसेंटली ऐड किया है, ठीक है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला, तब से उन्होंने टॉपिक नंबर 1 की वेटेज ऑलमोस्ट नील कर दी है। वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद कंटेंट भी दिखा दूंगा। प्रोबेबिलिटी, टॉपिक नंबर 2 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का कंटेंट यदि मैं आपसे क्लियर करूं तो आपने जो 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, रादर से कहां तक पढ़ा था आपने? बेस थ्योरम तक। वो सारे कंटेंट दोबारा आपको पढ़ने, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने आपसे क्या कहा, जो 12th में आपने पढ़ा है एज इट इज आपको पढ़ना है, लेकिन अब जो है वो बेस थ्योरम तक जो आपने किया था वही दोबारा करना है आपको, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन का थोड़ा ज़्यादा होगा रादर से आपकी जो टेक्स्ट बुक में होगी वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, जो आपके लिए न्यू टॉपिक है वो है रैंडम वेरिएबल। ये टॉपिक आपकी न्यू है, इसमें आपको डिटेल और रादर से यही टॉपिक आपका बेस है, मतलब रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली आप जो भी स्टैट्स पढ़ेंगे उसका ये बेस टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा टॉपिक नंबर 4, यानी कि जो आप यहां रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे इसी का एक्सटेंशन यहां है, लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में, बी क्लियर व्हाट दिस वन। वो आपकी 1 वेरिएबल में थी और ये 2 वेरिएबल्स में होगी। करना आपको वही है, ठीक है। जो 1 वेरिएबल में यदि आपसे क्लियरली कर लेते हो तो 2 वेरिएबल्स में आप कर ले जाओगे, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, लास्ट 3 टॉपिक ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैट्स का मेन जाना जाता है। मतलब यदि आपको बेसिकली कोई पूछे कि आपको स्टैट्स आती है तो स्टैट्स इससे गवर्न होगी कि आपको सैम्पलिंग आ रही है। तो यदि आप सैम्पलिंग समझ सकते हो तो मेरे हिसाब से स्टैट्स में आप सब कुछ समझ सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने जा रही। और सैम्पलिंग समझने के लिए आपको ऊपर के जितने भी टॉपिक्स हैं, रादर से प्रॉब, रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज क्लियर, ये सारी आपकी क्लियर होनी चाहिए। और एक बात और कि यहां से लेकर यहां तक, रादर से टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 4 तक, यहां तक ये स्टैट्स आपकी रादर मैकेनिकल होगी, नेचर इसका मैकेनिकल होगा। मतलब आपको मैं कोई कंसेप्ट समझाऊंगा, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैकेनिकल नेचर का होगा, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक होगा लास्ट 3, रादर से सैम्पलिंग और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपकी कंसेप्चुअल होगी। कंसेप्ट मतलब इसमें कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सैम्पलिंग वाला पार्ट ऑब्वियसली वो ज़्यादा वेटेज का भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। वेटेज भी मैं आपको रफली अभी बता देता हूँ, लेकिन ये वाली टॉपिक आपकी रादर कंसेप्चुअल होगी। मतलब आप पहले कंसेप्ट समझ जाओ, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चंस होंगे। अब रही बात क्या वेटेज है, तो वेटेज रफली जो पहले की कैरी ऑन हो रही है वो ये कि पहले 2 टॉपिक्स की वेटेज आपकी 15 मार्क्स की, फर्स्ट 2,
15 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल वाला जो कंटेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ना है, ये आपके 20 मार्क्स की होगी। फिफ्टीन प्लस 20 दैट इज 35। लास्ट जो 4 टॉपिक्स हैं आपके, ये आपकी 40 मार्क्स की होगी। ये रफ वेटेज मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। यदि वेटेज में कोई चेंजेस आती है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अभी तो फिलहाल यही वेटेज है कि लास्ट के 4 टॉपिक्स आपकी 40 मार्क्स की होगी, ये जो टॉपिक है आपकी 20 मार्क्स की होगी, ऊपर के 2 टॉपिक्स आपके 15 मार्क्स के होंगे। मैं आपको एक बार कंटेंट फिर से दिखा देता हूं जो बेसिकली डीएससी ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। वो कंटेंट मैं आपको एक बार दिखाता हूं, आप देख लो उसे। ये देखिए, ये आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये यानी कि 2021 का, 22 का अभी आना बाकी, ठीक है। ये जो मीटिंग है 26 जुलाई 2021 का है, मतलब पिछले ईयर का। 22 की मीटिंग अभी नहीं हुई है, यदि होगी तो मैं आपको जो अपडेट करूंगा, ठीक है, क्लियर। तो 21 के अकॉर्डिंग ये जो फैकल्टीज हैं जो उन्होंने अटेंड की, ठीक है, उस मीटिंग को, उनके नेम है, आप देख लीजिएगा इसमें कौन से आपके कॉलेज के। ये बेसिकली उस समय ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वेश्चन शुड बी डिजाइन टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम अडॉप्टिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस। चलिए, वो तो उनकी ये 21। हाँ, जो कंटेंट है वो देख लीजिए आप। यूनिट नंबर 1 में ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1.1 पढ़ना है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। जिसमें आपसे ये कहा जाएगा कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, ये समझिए, पैरामीटर्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ये सारी बातें आपके जब सैम्पलिंग में आपको पढ़ाऊंगा तो वैसे भी आपको ये जनरल नॉलेज है। ये यानी कि 1.1 लिखने का मतलब बाकी सबको उन्होंने डिलीट कर दिया एक तरह से, लेकिन फिर भी मैं सेफ साइड के लिए आपको मीन मीडियन मोड पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ जो प्रिस्क्राइब्ड है आपका कोर्स, वो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मीन मीडियन मोड की नॉलेज आपकी अंडरस्टूड है, और डिस्पर्सन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की नॉलेज आपकी अंडरस्टूड है। ये जो इंडिकेशन दे रहा है वो सिर्फ 1.1 का इंडिकेशन दे रहा है। इसका मतलब पहले एक्सरसाइज का पहला जो टॉपिक है वो पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, आप देखिए, प्रोबेबिलिटी में उन्होंने लिख दिया चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपकी प्रॉब है, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर सारे हैं आपके चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ये यानी कि दोनों एक साथ आपके एक तरह से इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें आपकी वही है जो मैंने आपको लिख के दिया, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल के अलावा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड सो ऑन, ठीक है। इसी के अंदर आप देख लो, यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, बायनोमियल लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, पॉइजन, हाइपरज्योमेट्रिक, ये सारी बातें लिखी हुई। जो चीज़ नहीं पढ़ना है वो नीचे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट नेगेटिव बायनोमियल, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि नेगेटिव बायनोमियल आपको कवर नहीं करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 आपको पूरा कवर करना है, 4.1 से लेकर 4.3 तक, और पेजेस उन्होंने कुछ लिख के दिए हैं 165 से लेकर 166 तक। अब आइए नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 लिखा हुआ है, वैसे ही आपकी चैप्टर नंबर 5 होगी। चैप्टर नंबर 5 में पहले 3 एक्सरसाइजेस बाइवेरिएट के हैं मेरे हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चैप्टर नंबर 5 के अंदर पहले 3 एक्सरसाइजेस आपके बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, रिमेनिंग आपका 5.4 एंड 5.5 ये आपका सैम्पलिंग है। जो पेजेस उन्होंने छोड़ने हैं वो उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया है कि 200 से 202 पेजेस आपको छोड़ने हैं, बाकी सब पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ठीक है। तो 5.1 से लेकर 5.3 तक ये आपकी बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, 5.4 और 5.5 आपकी सैम्पलिंग। नेक्स्ट आई पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन उन्होंने लिख के दिया आपको, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपकी चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7। कहाँ से कहाँ तक करना है
वो उन्होंने क्लियरली आपको इंडिकेट किया। अब आइए चैप्टर जो मेरा टॉपिक नंबर 7 था उनका यूनिट नंबर 6 है। ये आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर एक तो आपको करना है नॉर्मल डिसोसिएशन, बी क्लियर अबाउट दिस वन, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक नॉर्मल डिसोसिएशन करना है, दूसरा आपको टी डिसोसिएशन करना है और नेक्स्ट वन टाइप 1 टाइप 2 एरर करना है। ठीक है, क्लियर? टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर करना है। तो इतनी बातें आपको कवर अप करनी है। बुक जो है आपकी वो फर्स्ट वन है, ये देख ली, ये मेन रीडिंग आपकी। जो भी चैप्टर लिखा हो बेसिकली इसी का लिखा हुआ है। आप नेम लिखना चाहो तो लिख लो, डिवोर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, लिख लिया ना आपने? लास्ट दो बुक जो है बुक अच्छी है नो डाउट, खासकर थर्ड वन, ये बुक ज़्यादा ल्यूसिड है, लेकिन ये आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब नहीं है। जो करना है आपको चैप्टर डिवोर्स से ही करना है, मतलब फर्स्ट बुक ही आपकी प्रिस्क्राइब्ड है, ये ध्यान रखिएगा। और थर्ड वन जो एक ल्यूसिड बुक थी वो आपके उन्होंने रेफरेंस में डाल रखी है कि आप उसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यानी कि बुक नंबर 1 में एक जो मेजर प्रॉब्लम एरिया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो मेजर प्रॉब्लम एरिया ये है कि भाई ये बुक उसी को समझ में आती है जिनको स्टैट्स पहले से आता है। ठीक है, जिनकी स्टैट्स की नॉलेज थोड़ी वीक है उनको पढ़ते समय बुक नंबर 1 में हमेशा प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्वेश्चन वाइज ये बुक आइडियल बुक है। मतलब आप बुक नंबर 1 को क्वेश्चन वाइज बहुत अच्छा मानो, आप इसमें हर तरह की पॉसिबिलिटी इंक्लूडेड है। लेकिन आप कहेंगे क्या ये ल्यूसिडली रिटन है, तो मैं कहूँगा ये ल्यूसिडली रिटन नहीं है। ठीक है, इस बुक को समझने के लिए आपको स्टैट्स की नॉलेज पहले से होनी चाहिए। रादर बुक थोड़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर? और इनफॉर्मल लैंग्वेज पिक करना इतना आसान काम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। बुक फॉर्मल नहीं है, बुक फॉर्मल आपकी थर्ड बुक है, थर्ड नंबर की, ये फॉर्मल बुक। मतलब आप इसको रीड करेंगे और उसको रीड करेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, तो बुक नंबर 1 थोड़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज है और इनफॉर्मल लैंग्वेज के कारण अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि आप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुक आपकी एक्सेलेंट है। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो बुक नंबर 1 आपको फॉलो करना है। बुक नंबर 3 आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, एक उन्होंने टीचर्स के लिए अलग से लगाया, यदि कोई टीचर कंसल्ट करना चाहे तो उस बुक को कंसल्ट कर सकता है। तो इनकी बात आप छोड़ दीजिए। ठीक है, वो अपनी उनकी जगह पोजीशन। तो आपको बेसिकली कंसंट्रेशन बुक नंबर 1 पे करना है और हमारा कंसंट्रेशन भी बुक नंबर 1 ही होगा। अब आइए, इसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूं, ये मैं आपको एक बुकलेट दूंगा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर? ये मैं आपको दूंगा, आपको ये बेसिकली करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप यदि थोड़ा बहुत करना चाहें तो डिवोर करेंगे, ऑल्दो हम डिवोर के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, इस बुक के अंदर भी कवर्ड है, ऐसा नहीं है कि इस बुक के अंदर कवर्ड नहीं है, इस बुक के अंदर भी कवर्ड है। इसमें बेसिकली मैंने एक्सरसाइजेज 1 और एक्सरसाइजेज 2 दो लिए हैं। आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 1 करना है, एक्सरसाइज 2 बेसिकली दूसरे बुक से, मतलब कोई और बुक्स जो मुझे मिली और जिससे क्वेश्चन पिक किया गया मैंने उसे पिक किया। आप 1 वाला कंसंट्रेट करो, जो उस पर सेकेंड टॉपिक है जो मैंने किसी और बुक से भी ले रखी है, उसको आपको करने की उतनी जरूरत नहीं। ठीक है, आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन डिवोर ओरिएंटेड रखना है। ठीक है, तो ये बुकलेट आपको करनी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो बुक आपकी प्रिस्क्राइब्ड है वो ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स, ये 8th एडिशन जेएल डिवोर। ठीक है, क्लियर? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ बुक की भी मिल जाएगी आपको। आप कहोगे तो मैं आपको साइट पे, अपने साइट पे पुटअप करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर? और वैसे भी ये अवेलेबल है, तो आप यदि लेना चाहें, बुक परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, या फिर एज अ पीडीएफ में
देखूंगा कि जैसा भी होगा साइट पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको करना है बेसिकली, ये ध्यान रखिएगा। और इसके सारे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थियरी वाइज मैं आपसे कहूँगा कि आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ थियरी वाइज आप वही कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन वाइज आप इससे कंसल्ट ले सकते हो। क्लियर? तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक में आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट मतलब मेजर्स ऑफ लोकेशन वाले टॉपिक में। तो उसके बाद जो आपकी टॉपिक है वो आती है प्रॉब। प्रॉब के अंदर बेसिकली आपकी नॉलेज पहले से भी क्लियर है, मतलब रादर आपने 12th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक को थोड़ा पीछे बढ़ाऊंगा। जो चीज़ें आपको सीखनी है वो टॉपिक नंबर 3 से, तो मेरा कंसंट्रेशन टॉपिक नंबर 3 ही होगा। मैं सीधा टॉपिक नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। टॉपिक नंबर 3 को मैं एक लिमिट तक ले जाऊंगा, ठीक है, जहां तक आप चीज़ों को समझ जाओ। और उसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 2 रादर प्रॉब जो वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा दूंगा, क्योंकि प्रॉब में ऐसा कुछ खास आपको एडिशनल नहीं सीखना है। एडिशनल जो सीखना है वो उसके क्वेश्चन है, रादर से डिवोर के क्वेश्चन, ठीक है। तो उस टॉपिक में ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपको सीखना नहीं है, जहां सीखना है वहीं से हम स्टार्टिंग लेने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट लेंगे रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, रादर टॉपिक नंबर 3। सो पुट द हेडिंग टॉपिक नंबर 3 रैंडम वेरिएबल्स। यहां से स्टार्ट ले रहे हैं। ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 3 है बुक का, ठीक है। हेडिंग पुट कर लिए रैंडम वेरिएबल्स। राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट। लिखिए रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment. Whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment. लिख लिया ना आपने? रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment. मैं आपको इसका मीनिंग अभी थोड़ी देर रुक के बताऊंगा, ठीक है। आप पहले पॉइंट नंबर 2 लिखो। लिखिए रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। लिखिए दैट इज कैपिटल X, कैपिटल Y, capital Z and so on. Random variables are denoted by capital letters, that is capital X, capital Y, capital Z and so on. And its values are denoted by small letters. लिखिए that is its values are denoted by small letters. लिखिए that is small x, small y, small z and so on. ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है, और वैल्यूज को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कैपिटल X इज इक्वल टू 1, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल X इज इक्वल टू 2, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी वैल्यू अननोन होगी तो हम लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। क्या लिखेंगे? कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, जहां कैपिटल X क्या रिप्रेजेंट करेगा? रैंडम वेरिएबल को। स्मॉल x क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसकी वैल्यूज को, ठीक है। क्लियर? तो कैपिटल X रैंडम वेरिएबल होता है, स्मॉल x उसकी वैल्यूज होती है, ठीक है। क्लियर? ऐसे ही कैपिटल Y रैंडम वेरिएबल होगा, स्मॉल y उसकी वैल्यूज होगी। देखिए पॉइंट नंबर 3, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसके थ्रू मैं रैंडम वेरिएबल आपको एक्सप्लेन करूंगा। लिखिए एग्जांपल, लिखिए सपोज, लिखिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। लिखिए सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड
लिखिए द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटर, द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटर। आपको मालूम है सिंगल कॉइन टॉस करने पे आपके दो आउटकम्स होंगे, एक हेड दूसरा टेल। यदि आप 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो आपके आउटकम्स क्या क्या होंगे? एक तो होगा हेड हेड, नेक्स्ट हेड टेल, नेक्स्ट टेल हेड, नेक्स्ट क्या टेल टेल। तो आपने क्या लिखा? सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस, द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटर। लिखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। लिखिए नेक्स्ट लाइन में लेट कैपिटल एक्स, लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, let capital X be a random variable which denote number of heads। देखिए let capital X be a random variable which denote number of heads। ठीक है, तो लिखिए आउटकम्स, राइट ऑन हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। कैपिटल X क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हेड्स को। ठीक है, तो लिखिए वैल्यूज ऑफ एक्स। अब मुझे बताइए हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? ऑब्वियसली 2। हेड टेल में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? ऑब्वियसली 1। टेल हेड में कितने हैं? 1। और टेल टेल में कितने हैं? 0। ठीक है, तो आपके जो आउटकम्स थे, ठीक है, उसको आपने नंबरिंग कर दी। कैसे नंबरिंग की? कि आपने कहा x डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। जैसे ही नंबर ऑफ हेड्स डिनोट करोगे तो हेड हेड आपकी हो जाएगी 2, हेड टेल आपकी हो जाएगी 1, टेल हेड आपकी हो जाएगी 1 और टेल टेल आपकी हो जाएगी 0। ऐसे ही लिखिए वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y की यदि हम बात करें, ठीक है, और y हमारा नंबर ऑफ टेल्स को डिनोट करता है। y क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ टेल्स को। तो हेड हेड में क्या होगा? 0, 1, 1, 2। लिखिए वेर y डिनोट नंबर ऑफ टेल्स। तो एक बात ध्यान रखिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैंने आपसे कहा था रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो आपकी एक्सपेरिमेंट क्या है? आपने कॉइन की टॉसिंग की। कितने कॉइन्स टॉस किए थे? 2 कॉइन टॉस किए थे। ठीक है, अब रही बात उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट आप उसे डिफाइन कैसे कर रहे हैं? जैसे x डिफाइन करें नंबर ऑफ हेड्स को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, 1, 1, 0। और यदि आप y डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ टेल्स को तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 1 एंड 2। क्लियर? तो जैसा आप डिफाइन करोगे वैसी आपकी वैल्यू होगी। यदि आप कुछ और डिफाइन कर दोगे तो कुछ और ही वैल्यू होगी। मतलब सेम सैंपल स्पेस है, रादर से सेम रिजल्ट है। सेम रिजल्ट मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। लेकिन जैसे जैसे आप डिफाइन बदलते जाओगे डेफिनेशन उसका कि आपका x क्या डिनोट करता है, y क्या डिनोट करता है, z क्या डिनोट करता है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्लियर? अब रही बात, इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, वो लिख ली। लिखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन, लिखिए रैंडम वेरिएबल, a random variable is a function whose domain is, देखिए whose domain is sample space, देखिए whose domain is sample space, whose domain is sample space and range is, देखिए and range is real number, whose domain is sample space and range is real number। लिखा आपने, डोमेन हमेशा सैंपल स्पेस होगा
रेंज हमेशा रियल नंबर होगा। मैं आपको यहां समझा भी देता हूं, अभी हमने आपके लिए एग्जांपल दिया ही था। हमारा सैंपल स्पेस क्या था? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। एक्स क्या डिनोट करता था? नंबर ऑफ हेड्स को। रियल नंबर वैसे तो हम ऐसे प्लॉट करते हैं, ये आपकी रियल नंबर, रादर से रियल लाइन। आप इसे यहां ऐसे प्लॉट करो, आपकी मर्जी आप इसे कैसे प्लॉट करते हो। एक्स एक्सिस पे ऐसे प्लॉट होता है रियल नंबर, वाई एक्सिस पे ऑब्वियसली ऐसे प्लॉट होता है, ठीक है। क्लियर? ये तो आपके नॉलेज में है ही। अभी जो हमारे पास रियल नंबर निकल के आया वो है आपका 0 1 2, ठीक है। एक्स क्या डिनोट करता था? नंबर ऑफ हेड्स को, तो ये आपकी हेड हेड के केस में ये वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट, हेड टेल के केस में ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, टेल हेड के केस में ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, और टेल टेल के केस में ये वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि मैंने वैसे आपको रेंज रियल नंबर लिखवाया, ठीक है, क्लियर। लेकिन रियल नंबर ये अभी पूरा कवर नहीं कर रहा है, लेकिन किसी और केस में ये पूरा कवर भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसमें ये रियल नंबर कवर नहीं हो रही, ठीक है। अभी जो कवर हो रही है उससे 3 वैल्यू कवर हुई है, एक 2, एक 1 और एक 0। तो मैंने आपको कहा रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन, ये उसकी डोमेन है, हुज डोमेन इज, ठीक है, सैंपल स्पेस एंड रेंज इज रियल नंबर। रियल नंबर में अभी पूरा रियल नंबर कवर्ड नहीं है, किसी और एग्जांपल में वो कवर हो सकती है, इसलिए डेफिनेशन मैंने जनरल लिखवाई, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए अलग नहीं, कॉर्नर्स के लिए अलग नहीं लिखवाऊंगा। डिस्क्रीट और कॉर्नर्स अभी ये बताना आपको जरूरी है, वो मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी रफली मैंने आपको ये बताया कि डोमेन सैंपल स्पेस होगा और रेंज रियल नंबर होगा। क्लियर? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्लियर है आपको, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ, लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। लिखिए फर्स्ट वन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लिखिए फर्स्ट वन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लिखा आपने, लिखिए विच टेक्स, राइट डाउन विच टेक्स finite, which takes finite or countably infinite values, which takes finite or countably infinite values, ठीक है, which takes finite and countably infinite values। मैं आपको फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट का मीनिंग अभी बताऊंगा, उससे पहले लिखिए सेकेंड वन, लिखिए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, राइट डाउन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, लिखिए विच टेक्स इंटीग्रल, लिखिए विच टेक्स इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू, इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यूज बिटवीन सर्टेन लिमिट्स, between certain limits or interval, between certain limits or interval। लिखा आपने? अब मैं आपको इन दोनों का मीनिंग समझा देता हूं। मैंने कहा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज ले। फाइनाइट का मतलब जैसे नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस क्लासरूम, क्या होगा? ऑब्वियसली फाइनाइट, क्योंकि आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग रुक जाएगी। कुछ लोग फाइनाइट को काउंटेबली फाइनाइट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग करने पे काउंटिंग रुक जाए तो वो कहलाएगी काउंटेबली फाइनाइट और फाइनाइट। अब रही बात काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होती है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट होती है जिसकी काउंटिंग करें तो काउंटिंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। जैसे
स्टार्स इन द स्काई क्या है आपकी काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब आप काउंटिंग कर सकते हैं लेकिन काउंटिंग नहीं रुकेगी, ठीक है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब जिसकी आप काउंटिंग करें तो या तो काउंटिंग रुक जानी चाहिए या काउंटिंग चलती रहनी चाहिए, ठीक है। क्लियर, डिस्क्रीट का मतलब ये। अब रही बात कॉन्टिन्यूस में, क्या लिखा है मैंने आपको, विच टेक्स इंटीग्रल, मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू मिले और फ्रैक्शनल वैल्यू मिले। जैसे सपोज आपका एज है, तो एज क्या होगा आपको भी मालूम है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि एज जो है वो आपका इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा और फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगा। जिस दिन आपकी बर्थडे होगी उस दिन वो इंटीजर पे होगा, ठीक है, क्लियर। और उसके नेक्स्ट दिन वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ऐसे ही एज हुआ, ऐसे ही आपकी हाइट हुई। हाइट क्या होगी आपको भी मालूम है, 5 फुट 6 इंचेस के बाद वो फ्रैक्शन में भी लेगा, या 5 फुट 7 इंचेस के बाद वो फ्रैक्शन में भी लेगा। ऐसा तो होता नहीं कि वो 5 फुट 6 इंचेस के बाद 5 फुट 7 इंचेस हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू मिले और फ्रैक्शनल वैल्यू मिले। तो आपकी एज हुई, हाइट हुई, वेट हुई, ये सारे क्या है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन है, नंबर ऑफ चेयर्स हैं, ठीक है, क्लियर। जो इंटीग्रल वैल्यू ले, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यू लेने वाला डिस्क्रीट कहलाता है, इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू लेने वाला कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाता है। सीधी सी बात, इंटीजर मतलब डिस्क्रीट, इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको बात समझा दी, लेकिन आज हमारा डिस्कशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सेंट्रिक होगा, मतलब हम पूरा कंसंट्रेशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर पुट करेंगे। तो आप हेडिंग पुट करो, देखिए पुट द हेडिंग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, लिखिए हियर द फंक्शन, मैंने आपके लिए लिख दिया fx। आपको मालूम है रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन whose domain is sample space and range is real number। तो फंक्शन हो गई fx, या कुछ लोग कहते हैं px। देखिए हियर द फंक्शन fx और px is called probability mass function। जनरली लोग इसे PMF कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या तो आप इसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहोगे या प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ PMF। देखिए उसमें फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, पहला प्रॉपर्टी दैट इज फर्स्ट वन, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। किसी भी चीज की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और px ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ लोग fx लिखते हैं, कुछ लोग px लिखते हैं, दोनों केस में वो फंक्शन ही है। p इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। कुछ लोग px इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। बी क्लियर अबाउट दिस वन। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी, सम टोटल और प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। आप इसे इस टर्म्स में देख सकते हैं। दो प्रॉपर्टी है जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी इन जनरल ऑब्वियस है। आपको मालूम है किसी भी चीज की प्रॉपर्टी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑब्वियस है। क्वेश्चन इन जनरल प्रॉपर्टी नंबर 2 का बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल भी हो सकता है और थोड़ा स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपके लिए
इस प्रॉपर्टी पे पहले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब आप मान के चलिए पीएमएफ के प्रॉपर्टीज पे और थोड़ी वैरायटीज के साथ, ठीक है। उसमें मैंने आपसे क्या कहा कि मेन ये प्रॉपर्टी, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपसे कहा कि वो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है कि भाई कोई भी चीज़ की प्रॉपर्टी नेगेटिव नहीं होती, ऑब्वियसली पॉजिटिव होती है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। पहले थोड़ा इजी से लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल रेज करेंगे, ठीक है। लिखिए रेडन, लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी a random variable, let capital X be a random variable, लिखा अपने having probability function, लिखिए having probability function, having probability function, having following probability function लिखिएगा, having following probability function, लिखा आपने। इसमें लिखिए वैल्यूज ऑफ एक्स, और नीचे लिखिए प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। कैपिटल एक्स क्या है हमारा रैंडम वेरिएबल, स्मॉल एक्स क्या है उसकी वैल्यूज, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज है आपके लिए मैं पहले लिख देता हूं। वैल्यूज है 0 1 2 3 4 5 6 7, इतनी वैल्यूज है भाई। जो वैल्यू ले रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0, यहाँ है k, यहाँ आपका 2k, नेक्स्ट 2k, नेक्स्ट 3k, नेक्स्ट k स्क्वायर, नेक्स्ट 2k स्क्वायर, नेक्स्ट 7k स्क्वायर प्लस k, 0k 2k अगेन 2k, नेक्स्ट 3k, नेक्स्ट k स्क्वायर 2k स्क्वायर और लास्ट वन क्या 7k स्क्वायर प्लस k, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। राइट डाउन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी। आपको मालूम है कि यदि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो सम टोटल क्या होगी, ऑब्वियसली 1। तो लिखिए राइट डाउन स्टेटमेंट, सिंस इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, देखिए सिंस इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन therefore px is equal to x is equal to 1। अब इनको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो ये आपकी हो जाएगी 3k दैट इज 5k, ये हो गया 8k 9k, और ये आपकी हो जाएगी 10k स्क्वायर, k स्क्वायर, हाँ 10k स्क्वायर। चलिए राइट ऑन 10k स्क्वायर प्लस 9k, लिखिए प्लस 9k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे ब्रेक कर लो आप, ये आपकी हो जाएगी 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट टेक 10 के कॉमन, ये हो जाएगी k प्लस 1, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 10k माइनस 1, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली k की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/10 और दूसरी आएगी k की वैल्यू -1। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑब्वियसली ये रिजेक्ट होगी आपकी। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये आपकी रिजेक्ट। इसका मतलब k की वैल्यू आपकी क्या हुई 1/10। कोई प्रॉब्लम? इसमें एक पार्ट और अटैच करो, राइट ऑन सेकेंड पार्ट। लिखिए इफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a is greater than half, less than equal to a is greater than half, find the minimum value of a। लिखिए find the minimum value of a, मतलब आपकी a की वैल्यू मिनिमम क्या होगी जिससे कि प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ क्रॉस हो जाए। तो आप यहां कंसंट्रेट करो जरा, आपकी a की वैल्यू, a मतलब x की वैल्यू, बी क्लियर दिस वन। सबसे पहले आपको एक एक करके लेना है, एक बार लेना है 0, ठीक है, एक बार लेना है 1 और एक बार लेना है 2, ऐसे करके लेना जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी हाफ क्रॉस कर जाए। तो आपको भी मालूम है कि कैसे क्रॉस करेगी, 0 लेंगे, एफ ए इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 यदि आप इस टेबल में चेक करोगे तो सिर्फ एक वैल्यू, दैट वैल्यू इज 0। लेस देन इक्वल टू 0 में सिर्फ एक वैल्यू है, दैट इज 0। तो उस केस में ये आपकी आ जाएगी P0 और P0 ऑब्वियसली होगी 0 और 0 ऑब्वियसली हाफ क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे कर करके एक एक करके वैल्यू लेनी होगी। एक बार 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो ये आएगी k, क्या आएगी k की वैल्यू 1/10 है, ऑब्वियसली क्रॉस नहीं करेगी। 2 लेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपकी ऐड होगी, क्योंकि px लेस देन इक्वल टू 2 के अंदर एक तो 2 आएगा, एक 1 आएगा और एक 0 भी आएगा। 0 भी आएगा यानी कि 0 मैंने ये नहीं लिया, मतलब जब आप a2 लोगे तो ये आएगा 0 प्लस k प्लस 2k, ऑब्वियसली 3k आएगा। 3k मतलब 3/10, ऑब्वियस आपको मालूम है हाफ क्रॉस नहीं करेगा। यदि आप 3 तक वैल्यू लोगे तो 3k प्लस 2k और हो जाएगी, दैट इज 5k। 5k मतलब 5/10, 5/10 आपकी हाफ क्रॉस नहीं करेगी। 5/10 हाफ के इक्वल हो सकती है, लेकिन आपको हाफ से ज़्यादा चाहिए। लेकिन यदि आप 4 लोगे तो ये हो जाएगी, 5k तक तो हम चले ही गए थे, 4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8k आ जाएगा, और 8k ऑब्वियसली 8/10 होगा, यहाँ हाफ क्रॉस हो जाएगी। तो मैंने एक बार आपके लिए 0 वैल्यू ली, ऐसे ही आपको लेना है 1, ऐसे ही आपको लेना है 2, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे लिखो, 2 लेना है, ऐसे ही आपको 3 लेना है और लास्टली आपको 4 लेना है। 4 पे मैं आपके लिए लिख देता हूं px लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4 में कौन कौन आएगा, P0, P1, P2, P3, P4, ठीक है। P0 हमारा क्या है, आप मुझे बताओ P0 क्या है। P0 हमारा है ऑब्वियसली 0, P0 आपकी 0 है, P1 आपकी k है, P2 आपकी 2k है, तो 2k प्लस k दैट इज 3k, 3 आपके 3 पे 2k दैट इज 5k, P4 आपकी हो जाएगी 3k, तो ये आपकी हो जाएगी 8k। तो आप लिख लो 0,
P0 आपकी 0 प्लस P1 आपकी K, P2 आपकी 2K, P3 आपकी 2K और ये आपकी 3K। मेरे हिसाब से ये आपकी आ गई 4 + 1 दैट इज 5K प्लस 3K दैट इज 8K। 8K मीन्स 8/10 ऑब्वियसली ग्रेटर देन हाफ। तो आप 4 वैल्यू लोगे तो ये हाफ क्रॉस कर जाएगी, 5 लोगे तो भी हाफ क्रॉस कर जाएगी, 6 लोगे तो भी हाफ क्रॉस कर जाएगी, 7 लोगे तो भी हाफ क्रॉस कर जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यूज होंगी जो हाफ क्रॉस करेंगी वो होगी 4, 5, 6 एंड 7। 7 से ज़्यादा हो नहीं सकती, बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 तक का ही टेबल है आपका। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली 4 होगी। लिखिए देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, लिखिए देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज 4। ठीक है, लिखा आपने, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज 4। ठीक है, यानी कि 3 जब हम वैल्यू लेंगे तो हाफ के इक्वल आएंगे, लेकिन हमें हाफ से ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, क्वेश्चन नंबर 2। Write down, verify that fx is equal to 2x k into k plus 1। लिखिए फॉर x is equal to 1, 2, 3 डॉट डॉट के। देखिए वेरीफाई दैट x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू, सॉरी, वेरीफाई दैट fx इज इक्वल टू 2x k इंटू k प्लस 1 और x की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 अप टू k। ठीक है, लिखिए कैन सर्व एज, लिखिए कैन सर्व एज probability distribution, can serve as probability distribution of a random variable, probability distribution of a random variable with given range। लिखिए with given range। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये probability distribution है। आपको मालूम है probability distribution की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी इन जनरल ऑब्वियस होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब रही बात, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सम टोटल 1। तो आपको ये चेक करके दिखाना है कि इसका सम टोटल 1 है। ठीक है, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर थी बातें? तो आपसे कहा गया कि वेरीफाई दैट दिस फंक्शन कैन सर्व एज प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मालूम है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन सर्व करने के लिए सम टोटल क्या होना चाहिए 1। सो राइट ऑन स्टेटमेंट, लिखिए फॉर अ फंक्शन टू बी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिए फॉर अ फंक्शन टू बी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वी मस्ट हैव, लिखिए वी मस्ट हैव summation fx, we must have summation fx is equal to 1, we must have summation fx is equal to 1। लेकिन नेक्स्ट लाइन, कंसीडर, कंसीडर summation fx, summation fx यदि आप कंसीडर करोगे तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर k तक। आप इसे लिख दो, ये आपकी x की वैल्यू 1 से लेकर k तक, और इसे लिखो 2x k इंटू k प्लस 1। ठीक है, अब आ जाइए, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है समेशन किस पे है, x पे। तो समेशन यदि x पे है तो k आपकी क्या है, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है उसे आउटसाइड ले लो, k इंटू k प्लस 1 आउटसाइड, x इज इक्वल टू 1 टू k समेशन x।
भाई x पे समेशन है तो x इनसाइड रहेगा, बाकी सब आउटसाइड रहेंगे। अब वैल्यू लिखो 2 इंटू के प्लस 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, अप टू के। अब आपको ये भी नॉलेज में होगा ही कि 1 से लेकर n तक का समेशन क्या होता है। 1 से लेकर n तक का समेशन होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 1 से लेकर k तक का समेशन क्या होगा, 1 से लेकर k तक का समेशन होगा k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आप इसे कैंसिल आउट कर लो, ये आपकी 1 आ गई। ठीक है, तो आपके नॉलेज में है ही कि 1 से लेकर n तक का समेशन क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ फिट कर देना है, ये 1 आ गई। और जैसे ही 1 आ गई तो सम टोटल 1 आने का मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लिखिए therefore it represents probability distribution, therefore it represents probability distribution। यहां मैं आपको नोट में एक दो बातें लिखवा देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। एक तो ये याद रखिए 1 से लेकर n तक का समेशन आपके नॉलेज में है ही n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। स्क्वायर वाले की भी नॉलेज आपकी होनी चाहिए, 1 से लेकर n स्क्वायर तक क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। एक और नॉलेज रखिए क्यूब का, थर्ड वन 1 स्क्वायर क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस क्या n क्यूब। तो आपको इसका भी फॉर्मूला आपके नॉलेज में होना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। एक तो 1 से लेकर n तक का समेशन, नेक्स्ट स्क्वायर वाले का समेशन, नेक्स्ट क्यूब वाले का समेशन, इतना ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास फंक्शन है, पूरा डिटेल में आपको नहीं लिखवा रहा हूं, सिर्फ फंक्शन लिखवाऊंगा। लेके एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के रेस्ट टू एक्स। ठीक है, 1 माइनस के रेस्ट टू एक्स, और x की वैल्यू है आपकी 1 2 सॉरी x की वैल्यू है आपकी 0 1 2 3 डॉट डॉट, x की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन फंक्शन, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन फंक्शन will serve as, देखिए will serve as the values of probability distribution, देखिए will serve as the values of probability distribution, will serve as values of probability distribution। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल आपको लैंग्वेज नहीं लिखवाई है, जितना मिनिमाइज करके लिखवा सकता था मैंने लिखवा दिया। आपको ही मालूम है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए, ठीक है, सम टोटल क्या होनी चाहिए 1। तो हमें ये चेक करना है कि किस कंडीशन में ये 1 को फुलफिल करेगा, और जिस कंडीशन में ये 1 को फुलफिल करेगा उस केस में k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब किस कंडीशन में ये 1 वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए सम टोटल 1 होना चाहिए। तो आपको उस केस में k की वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, तो राइट डाउन सॉल्यूशन। राइट डाउन कंसीडर समेशन एफ एक्स। लेकिन नेक्स्ट लाइन में x की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट है, इन्फिनिटी तक जाएगी, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है। और फंक्शन है
1 माइनस के रेस्ट बाय एक्स। ठीक है, 1 माइनस के आउटसाइड करो, एक्स 0 टू इन्फिनिटी के रेस्ट बाय एक्स। क्लियर? अब एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप। 1 माइनस के रेस्ट बाय 0 ऑब्वियसली 1, के रेस्ट बाय 1, के रेस्ट बाय 2 एंड सो ऑन। एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी ये पोजीशन होगी। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम है ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का? a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन a क्या है हमारा और रेशियो क्या है ऑब्वियसली k, तो a अपॉन 1 माइनस आर, ये आपकी कैंसिल आउट, ये आ गई 1। भाई सारी चीजें हमने कर दी, 1 आ गई, लेकिन हमें 1 नहीं दिखाना। ठीक है, वो पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई कि वो जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपसे पूछा जा रहा है k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू अभी तक जो आपने प्रोसीजर सॉल्व किया उससे नहीं निकला। ठीक है, आपने उसे 1 ला के दिखा दिया, लेकिन आपको बेसिकली k की वैल्यू बतानी। तो k की वैल्यू आप उसी केस में बता सकते हो जब आपका फंडामेंटल क्लियर होगा। रादर से ये जो फॉर्मूला आपने जीपी का लगाया है ये किस कंडीशन में होल्ड करेगा? आपको मालूम है फॉर्मूला होता है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का a अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसमें r की वैल्यू -1 to 1 होती है। साइड में मैंने लिख दिया है सम टोटल ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी a अपॉन 1 माइनस आर। फॉर्मूला आप उसी केस में लगा सकते हो जब आपकी r की वैल्यू -1 to 1 होगी। तो आपने तो फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब आपकी k की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -1 to 1, ये लाइक करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हो, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मालूम है प्रॉब तो नेगेटिव होती नहीं, तो k की वैल्यू यदि आप -1 to 1 पूरा लोगे तो ये ध्यान रखना उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाएगी। आपको k की वैल्यू रेस्ट्रिक्ट करनी होगी इसके अंदर, रादर से k की वैल्यू 0 to 1 लोगे। ठीक है, तब जाके ये क्राइटेरिया फुलफिल होगी। तो यहां लिखिए f 0 इज लेस देन k इज लेस देन 1। ये 1 तब आएगा जब k की वैल्यू ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगी। इसमें हमने कौन सा पार्ट छोड़ दिया? -1 to 0 वाला पार्ट छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो जहां प्रॉब नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -1 to 0 आपको छोड़ देना है, उसके बाद वाला जो पार्ट है उसे कंसिडर कर लेना। ठीक है, क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपकी फंक्शन है और फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपसे पूछा रहा है k की वैल्यू क्या होगी, तो हमने बताया k की वैल्यू उस केस में 0 to 1 होगी। 0 to 1 होने पे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैं आपके लिए फंक्शन ले रहा हूं f(x) इज इक्वल टू c/x और x की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। हाँ, आगे लिखिए शो दैट there are no values of c, there are no values of c, लिखिए such that
द फंक्शन एफ एक्स कैन सर्व एज, लिखिए कैन सर्व एज द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कैन सर्व एज द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। ये आपकी फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई c की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिससे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो हम थोड़ी देर के लिए ये सपोज करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और उसके बाद c की वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यदि फाइंड हो जाएगी तो नो डाउट क्वेश्चन रॉन्ग होगा। आपको मालूम है क्वेश्चन रॉन्ग होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब ये फाइंड नहीं होगी। ये बात आपको इंडिकेट करनी होगी कि ये फाइंड नहीं हो सकती। क्लियर? तो मेरी बात सुन लीजिए कि हम ये एज्यूम करने जा रहे हैं कि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लिखिए राइट डाउन स्टेटमेंट फॉर अ फंक्शन, लिखिए फॉर अ फंक्शन टू बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिए वी मस्ट हैव summation fx is equal to 1, ठीक है। लेकिन दिस implies x की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक c बाय एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट टेक c आउटसाइड, 1 by x is equal to 1. नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on is equal to 1. हाँ, आपके लिए ये टर्म 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus so on, ये बेसिकली कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसका कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपने पढ़ाई है रादर से एमएमई के अंदर। तो आप देखेंगे इसका सम टोटल 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 एंड सो ऑन, ये आप इसका सम टोटल निकालेंगे तो ये आपकी कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी, रादर से डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस केस में इसका सम टोटल होगा इन्फिनिटी, तो हो जाएगी c इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। आपको मालूम है कि इस केस में c की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन द वैल्यू ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट। राइट ऑन द वैल्यू ऑफ c, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी से तो 1 नहीं देगा, लेकिन द वैल्यू ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको दे देता हूँ जो आपने बेसिकली एमएमई के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। उसकी नॉलेज यहाँ देख लीजिए। एमएमई के अंदर एक कंसेप्ट था पी सीरीज का, ठीक है। पी सीरीज, पी सीरीज होती है 1/n⁻p का, n इज इक्वल टू 1 to infinity, इसे हम कहते हैं पी सीरीज। यदि मैं इसे ओपन करूं तो ये आ जाएगी 1/p, 2/p, 3/p एंड सो ऑन। इसे हम कहते हैं पी सीरीज। 1/p, 2p, 3p एंड सो ऑन। ये सीरीज कुछ केसेस में कन्वर्ज है और कुछ केसेस में डाइवर्ज है, ठीक है। कन्वर्ज का मीनिंग आपको मालूम ही है, फाइनाइट वैल्यू। डाइवर्ज का मतलब जो कन्वर्ज नहीं करे, ठीक है। कन्वर्ज तब करेगा जब आपकी p की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और डाइवर्ज कब करेगा जब p की वैल्यू 1 या 1 से लेसर हो। फॉर एग्जाम्पल
समेशन 1/n²। ऑब्वियसली आपकी p की वैल्यू 2 है, तो p की वैल्यू 2 होते ही कन्वर्जेंस होगी क्योंकि p 1 से ग्रेटर। ऐसे ही 1/n³, ये सब आपकी कन्वर्ज करेगी। डाइवर्ज कब करेगी? जो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिया, एक तो 1/n, जो अभी मैं ओपन कर रहा था तो 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन आया था, ये आपकी डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज मतलब इन्फिनिटी जाएगी। नेक्स्ट 1/n², ये भी आपकी डाइवर्ज करेगी। मतलब p यदि आपकी 1 है या 1 से लेसर है तो डाइवर्ज है, 1 से ज़्यादा है तो कन्वर्ज। जैसे यही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी लास्ट दिया है, यदि मैं आपको c/x² देता, c/x² देता तो उस केस में आपकी c की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती। ठीक है, क्लियर? c/x² में ये जो वैल्यू होती ये आपकी फाइनाइट वैल्यू होती, मतलब इस केस में आता 1/1², 1/2², 1/3² एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है और ये वैल्यू बेसिकली हायर मैथ्स में बताई जाती है कि इसकी वैल्यू आती है π/6। ठीक है, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, बस ध्यान रखिएगा फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, ये फाइनाइट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी c की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और इस केस में c की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो c/x में एग्जिस्ट नहीं करेगी, c/x² में एग्जिस्ट कर जाएगी, c/x³ में एग्जिस्ट कर जाएगी, c/√x में एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जितने भी हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स एग्जिस्ट और समटाइम्स डज नॉट एग्जिस्ट का केस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सम टोटल वैल्यू 1 पे इतने सारे क्वेश्चन कराए, जिसमें एक आध दो इजी थे, एक दो स्टैंडर्ड थे। ठीक है, और जहां जो फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड था वो फंडामेंटल्स मैंने आपको समझाया है। क्लियर? तो सम टोटल इज 1, इस पे भी कई तरह के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और उनमें से 3-4 वेराइटीज मैंने आपको करवाई भी है। ठीक है, ये आपको बुकलेट में रैंडम वेरिएबल के एडिशनल क्वेश्चंस में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास बुकलेट होगी तो पेज नंबर 57, ठीक है, पेज नंबर 57 के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अभी जो मैंने आपको करवाया वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। कौन कौन से लिए? 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये एडिशनल क्वेश्चंस में है, ये ध्यान रखिएगा। रैंडम वेरिएबल के पेज नंबर 57 मैंने आपको रफली बताई, ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से लिए। ठीक है, बुकलेट के अंदर, बुक के अंदर नहीं, बुक के अंदर के क्वेश्चंस अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, बुक मतलब आपकी डिवोट, बुकलेट मतलब जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आइए एक माइनर सा कंसेप्ट और है जो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। हेडिंग पुट करो आप, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, cumulative distribution function, sometimes also called as distribution function. कुछ लोग कहते हैं cumulative distribution function, that is CDF, कुछ लोग इसे कहते हैं distribution function। ठीक है, तो दोनों नेम मैंने आपके लिए क्लियरली लिख दिया, cumulative distribution function या simply distribution function। राइट डाउन स्टेटमेंट लिखिए, लेट कैपिटल X
बी अ डिस्क्रीट, देखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लिखिए देन द CDF, लिखिए देन द CDF दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लिखिए इज डिफाइंड एज राइट ऑन fx, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, यानी कि CDF में f कैपिटल और PMF में f स्मॉल, ये एक सिंबल है जिसका ध्यान रखना है, ठीक है भाई। CDF मतलब सम टोटल करते समय आपको कैपिटल F लेना है, और PMF दैट इज स्मॉल, तो उस केस में आपको स्मॉल f लेना है, ठीक है। सिंबल वाइज क्लियर रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, CDF का f कैपिटल, PMF का f, PMF का है या PF का है, PF मीन्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसमें हमेशा स्मॉल, ये एक कन्वेंशन है जो फॉलो करते हैं। जैसे रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल से लिखते हैं और उसके वैल्यूज को हमेशा स्मॉल से लिखते हैं, ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। तो सेम केस हम करते हैं, CDF के लिए f कैपिटल और PMF के लिए f स्मॉल। आप इतनी बातें पहले लिखो जो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये आपकी CDF, आप एक एग्जांपल लिखो, इससे ये लाइन मैं आपके लिए क्लियर करूंगा। लिखिए सपोज 2 coins are tossed, लिखिए लेट कैपिटल X be a random variable, let capital X be a random variable which denote number of heads, let capital X be a random variable which denote number of heads। नेक्स्ट लाइन में लिखो आउटकम्स, आपके नॉलेज में ही हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, और लिखो वैल्यूज ऑफ x, ऑब्वियसली 2 1 1 0, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अब लिखिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है क्लियर। आपको मालूम है 2 हेड के हमारे पास सिर्फ एक केस है, टोटल कितने हैं केसेस 4, तो px इज इक्वल टू 2 ऑब्वियसली 1/4 होगी। 2 हेड के हमारे पास सिर्फ एक केस है और टोटल हमारे पास 4 केसेस है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 होगी। लेकिन ये px इज इक्वल टू 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो p2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो fx2 या f2। मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ हो एक ही मीनिंग होगा, px इज इक्वल टू 2 p2, fx इज इक्वल टू 2 या f2, मीनिंग सेम है, प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 है। ऐसे लिखिए px इज इक्वल टू 1, px इज इक्वल टू 1 का मतलब सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी। सिंगल हेड के हमारे पास 2 केसेस है, एक हेड टेल, दूसरा टेल हेड, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी ऑब्वियसली 2/4 होगी। नेक्स्ट px इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू 0 मीन्स हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी, हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी, हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी कि हमारे पास सिर्फ एक केस है दैट इज टेल टेल, तो ये आपकी 1/4। तो 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी, हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी आपने लिख ली। आप इस इंफॉर्मेशन को पहले टेबल में एक लिख लो, वैल्यूज ऑफ x, और यहां लिखो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। एक तो हमारे पास है वैल्यू 0, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2। 0 पे हमारी प्रॉब है 1/4, 1 पे है 2/4, 2 पे है 1/4।
इसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। इस टेबल को लिखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ये टेबल आपका कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सीडीएफ के लिए, ठीक है, जिसके लिए हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है। क्या है सीडीएफ? सीडीएफ है प्रोबेबिलिटी, सॉरी, एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। ये आपके पास है। तो आप आओ टू द पॉइंट। सबसे पहले x की वैल्यू आप लो 1, तो 1 नहीं 0। सबसे पहले एफ एक्स 0, इधर देखिए भाई, एफ एक्स 0 दैट इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, ये वाली पोजीशन, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आपको एक बार मैं फिर से यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि आपका फॉर्मूला क्या है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आपको मैंने लिख के दिया है सी डी एफ एफ एक्स पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। इस टेबल में से लेकर यहाँ इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी। एक बार मैंने 0 फिल किया, 0 यहाँ फिल कर दो, ये आ जाएगी एफ एक्स 0 दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसके अंदर आएगा आपका P0, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 में हमारे पास टेबल में एक ही इंफॉर्मेशन है दैट इज 0, तो ये आपकी हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट आप लिखो नेक्स्ट एफ एक्स 1, एक बार x 0 वैल्यू लेगा, एक बार 1 लेगा, एक बार 2 लेगा, तो ये आपकी हो जाएगी पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 दैट इज P0 प्लस P1। P0 आपके टेबल में क्या है 1/4, और ये हो गया 2/4 दैट इज 3/4। तो 1 पे आपकी सीडीएफ हो गई 3/4, 0 पे हो गई आपकी 1/4। एक और रह गया, लेके एफ एक्स 2 प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इसके अंदर आ जाएगा P0 प्लस P1 टेबल से, ये यानी कि P2 दैट इज 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। ये ऑब्वियसली आपकी 1 होगी, ठीक है, क्लियर। तो जो बातें मैंने आपको लिख के दी है कि भाई सीडीएफ निकालो, तो सीडीएफ का ये फॉर्मूला आपको, इस फॉर्मूले के अंदर एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है टेबल के अकॉर्डिंग, एक बार 2 पुट करना है, ऑटोमेटिकली आपकी सीडीएफ आ जाएगी। यानी कि ये हमने पूरा डिटेल तो किया है, लेकिन ये और भी इजीली फाइंड किया जा सकता है डिस्क्रीट के केस में, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के केस में ऐसा फाइंड नहीं होगा, यानी कि तो यदि मैं इसे दूसरे वे में प्रेजेंट करूं जो आपको ज़्यादा इजी लगेगा, वो बहुत सीधा सा है कि यहाँ लिखूंगा मैं, 1 मिनट रुक के लिखिएगा, वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी, और यहाँ लिख दूंगा सीडीएफ। आपने पढ़ा है ना कभी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वही बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एक्स में क्या क्या था हमारे पास, हो गया 0, नेक्स्ट बताइए 1, नेक्स्ट क्या 2, 0 पे क्या था हमारा 1/4, नेक्स्ट 2/4, नेक्स्ट 1/4। आपने कभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा फर्स्ट वन हम एज इट इज लिखते थे, मतलब ये जो टर्म है एज इट इज। सेकंड वन हम क्या लिखते थे, इन दोनों का सम टोटल, और थर्ड वन क्या लिखते थे, इन तीनों का सम टोटल। आप एक बार चेक करो, यही है आपका सीडीएफ। पहले है 1/4, आप देखो जो यहां 1/4 क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा है 3/4, दिख रहा है, यहां भी 3/4। नेक्स्ट 1, ये भी 1। मतलब जो हम पहले से पढ़ रहे थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बेसिकली सीडीएफ वही होता है, लेकिन आपको यहां मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन करना है, बी क्लियर दिस वन,
क्योंकि डिस्क्रीट में तो आप ऐसे लिख लोगे, लेकिन जब बात कॉन्टिन्यूस की आएगी तो ये टेबल आपका काम नहीं करेगा। इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही लिखना है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन समझने के लिए कि भाई हम ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे हैं जो पहले नहीं कर रहे थे। मतलब हम पहले भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे तो फर्स्ट वन एज इट इज लिखते थे, सेकेंड वन उन दोनों का सम टोटल करते थे, थर्ड वन इन तीनों का सम टोटल करते थे। और यही बात आपके CDF में भी दिख रहा है। समझ में आ गई बात? तो CDF ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, वही बात है। लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी ऊपर वाली चलेगी, नीचे वाली नहीं चलेगी, क्योंकि डिस्क्रीट में तो चल भी जाएगी, कॉन्टिन्यूस में बिल्कुल नहीं चलेगी। इसलिए दोनों नॉलेज मैंने आपको दे दिया है, लेकिन फर्स्ट वन आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और है जो मैं आपको करवाऊंगा, और बेसिकली यहीं तक हम इसे कवर अप करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। अब आइए जरा लिखिए प्रॉपर्टीज of CDF। Write down property number 1, the graph of CDF। लिखिए the graph of CDF, प्रॉपर्टी नंबर 1 में लिखिए the graph of CDF in case of discrete random variable, in case of discrete random variable is just like, देखिए is just like step function, देखिए is just like step function, मतलब स्टेप फंक्शन की तरह होता है। आपने पढ़ा होगा स्टेप फंक्शन किसको कहते हैं? स्टेप फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को किसको कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल की तरह आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। हमने कहा कि CDF का ग्राफ स्टेप फंक्शन की तरह होता है। उसके लिए यहां मैंने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लिख दी। हमारे पास क्या क्या वैल्यू है? एक 0, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, और प्रोबेबिलिटी क्या क्या थी? 1/4, 2/4, 3/4 एंड 1। ये आपकी प्रोबेबिलिटी थी। 0 आप यहां से भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ से 0 मत लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब का भी 0 है और रैंडम वेरिएबल का भी 0 होगा, ये थोड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने 0 जो यहाँ है वो यहाँ प्लॉट कर रखा है। रैंडम वेरिएबल का 0 अलग होता है, प्रॉब का 0 अलग होता है, इसलिए मैंने दोनों को कंसाइड नहीं किया। अब मुझे बताइए 0 पे हमारी CDF कितनी है? इधर कंसंट्रेशन आपकी 0 पे हमारी CDF कितनी है? ऑब्वियसली 1/4, ठीक है। मुझे बताइए यदि मैं 0 की जगह 0.1 रख दूं तो आपको मालूम है ये 0.1 से लेसर हो जाएगा। मतलब यहाँ 0 की जगह 0.1 रख दूंगा तो यहाँ भी 0.1 आ जाएगा, और 0.1 से लेसर टेबल में क्या है हमारे पास? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज P0। तो ये यानी कि 0.1 पे भी 1/4 ही होगा, ठीक है। मतलब 0 की जगह 0.1 रखोगे, यहाँ मैं रख रहा हूँ 0.1, तो यहाँ हो जाएगा 0.1। 0.1 से लेसर आप इस टेबल में देखो, आपको मालूम है 0.1 से लेसर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज 1/4। तो 0.1 पे भी आपकी 1/4 ही होगी, ठीक है। इवन 0.99 पे भी 1/4 ही होगी, ठीक है। मतलब 0 पे तो 1/4 होगी ही होगी, 0.1 पे भी 1/4 होगी, 0.2 पे भी 1/4 होगी, 0.3 पे भी 1/4 होगी, इवन 0.9999 पे भी 1/4 होगी, ठीक है। तो वो आपको प्लॉट करना होगा। तो मुझे बताइए 0 पे 1/4, 0.1 पे भी 1/4, 0.2 पे भी 1/4, कहां तक? अप टू 1, एक्सक्लूडिंग 1/4। तो ये लाइन आपको यहां तक ले जानी, ठीक है। बाय 0 पे 1/4, 0.1 पे 1/4, 0.99 तक 1/4। इसका मतलब 0 to 1 एक्सक्लूडिंग 1 इट इज 1/4, ठीक है।
नेक्स्ट आई 1 पे कितनी हमारी, ऑब्वियसली 3/4, 1 पे है 3/4, 1.1 पे भी क्या होगी 3/4 होगी, 1.99 पे भी क्या होगी 3/4 ही होगी, ठीक है, क्योंकि 1.99 से लेसर हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू हैं, एक P0 एक P1, तो इसलिए 3/4 होगी। तो 3/4 कहाँ से कहाँ तक, 3/4 आपकी होगी, एक तो होगी 1 पे 3/4 और ये अप टू 2 चली जाएगी, 2 एक्सक्लूडेड है, बी क्लेवर दोस्तों, 1 इंक्लूडेड है 2 एक्सक्लूडेड है। 2 पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, 3 पे भी कितनी होगी 1, 4 पे भी कितनी होगी 1, इन्फिनिटी तक ले जाएंगे वो भी होगी 1, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो मुझे देखिए 2 पे आपकी हो गई 1 और ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब एक स्टेप हमारा ये हुआ, जस्ट अ मिनट, तो एक स्टेप हमारा ये हुआ, दूसरा स्टेप ये और तीसरा स्टेप ये, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि ग्राफ इसका स्टेप फंक्शन की तरह होता है, ठीक है, तो ये आपकी स्टेप फंक्शन की ग्राफ एक तरह से, यानी कि कंप्लीट स्टेप फंक्शन नहीं है लेकिन स्टेप फंक्शन जैसा है। तो CDF का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, ठीक है, स्टेप फंक्शन की तरह होता है, यानी कि डिस्क्रीट में होता है, कॉर्नर्स में ग्राफ चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने आपको ये लिखवाया कि द ग्राफ ऑफ CDF इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज जस्ट लाइक स्टेप फंक्शन। ड्रॉ भी मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है, आप क्लियरली देख लो कि स्टेप फंक्शन की तरह। एक और प्रॉपर्टी लिखो आप, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, ये लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्क्रीट के अंदर। देखिए फ्रॉम गिवन CDF, देखिए फ्रॉम गिवन CDF we can find PMF, from given CDF we can find PMF, CDF से हम PMF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बेटर है कि मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए वैल्यूज ऑफ x, नीचे आपका fx, एक वैल्यू है हमारे पास 0, नेक्स्ट क्या है 1, नेक्स्ट क्या है 2। मैंने जो आपको CDF निकाल के दिए है वो है 1/4, 3/4 एंड 1। ये CDF मैंने आपको निकाल के दिया, ठीक है, क्लियर। अब आप इससे PMF निकालना है आपको, तो लिखिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी। सबसे पहले आपको लिखना है fx2 और उसमें से पिछला वाला CDF सब्ट्रैक्ट कर लेना। पहले px इज इक्वल टू 2, मतलब 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी निकालनी हो तो सबसे पहले लिखो आप fx2 और उसमें से पिछले वाले CDF को सब्ट्रैक्ट करो, तो हो जाएगी 1 - 3/4 दैट इज 1/4। नेक्स्ट px इज इक्वल टू 1, सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी, सबसे पहले आप लिखो fx1, पिछले वाले CDF से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा fx0, ये हो जाएगी 3/4 - 1/4 दैट इज 2/4। ऐसे लिखो px इज इक्वल टू 0, हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी, आप लिखो fx0, सब्ट्रैक्ट यहाँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इससे पीछे वाला कोई इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली ये आपकी हो जाएगी 1/4। तो आपको मालूम है 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी आपकी 1/4 थी, सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी आपकी 2/4 थी, हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी आपकी 1/4 थी, ठीक है। तो PMF आपने ऑब्टेन कर लिया जिस CDF। अब रही बात ये मैं सब्ट्रैक्ट क्यों की हुई यार, तो जब आपने CDF निकाला था तो ऐड किया था, पहला एज इट इज, दूसरा पहले 2 का सम टोटल, तीसरा पहले 3 का सम टोटल। तो यदि आपको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन निकालना है तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन ही होगी। तो सब्ट्रैक्ट क्यों किया इसका रीजन मैंने आपको बता दिया
क्योंकि CDF निकालते समय ऐड किया था, तो इंडिविजुअल निकालने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन करनी होगी। अब रही बात आपकी जो बुक है, जो डिवोर, वो मैंने आपको पहले ही कहा कि उसकी जो राइटिंग है थोड़ी अकवर्ड आपको मिलेगी। अकवर्ड मतलब आपके लिए थोड़ी सी अकवर्ड है, वैसे अकवर्ड नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें CDF का प्रेजेंटेशन रादर मोर मैथमेटिकल है। वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। इधर देखिए जरा, उनकी प्रेजेंटेशन क्या है। देखिए CDF कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखिए CDF कैन ऑल्सो बी रिटन एज लिखिए fx, लिखा आपने। हमारे पास 0 पे CDF क्या था, ऑब्वियसली 1/4। 0 पे क्या था 1/4, 1 पे क्या था 3/4, 2 पे क्या था 1। ठीक है, यहाँ ये तो आपको मैंने पहले समझाया, 0 पे 1/4 थी, 1 पे 3/4 थी और 2 पे 1 थी। आपको मालूम है 1/4 0 पे तो था ही, और ये कहाँ से कहाँ तक था, अप टू 1। मैंने ग्राफिकली भी आपको ये बात बताई कि CDF आपकी 1/4 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है, एक्सक्लूडिंग 1, बी क्लियर व्हाट दिस वन। तो आपकी बुक में बेसिकली ऐसा लिखा होगा, वो सीधा 0 पे नहीं लिखेंगे, 0 to 1 लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग 1। ऐसे ही 1 से लेकर 2 तक आपकी क्या है 3/4। ऐसे 2 ऑनवर्ड क्या है 2 and 2 ऑनवर्ड दैट इज 1। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ 0 पे नहीं लिखा जाएगा, 0 to 1 लिखा जाएगा, जो ग्राफ इंडिकेट करती है। और ये वाला इंफॉर्मेशन क्या लिखा जाएगा, 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक, एक्सक्लूडिंग 2। नेक्स्ट, ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, 2 पे एंड 2 ऑनवर्ड ये पोजीशन होगी। वो 0 भी लिख के देंगे आपको। 0 कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इस फॉर्मेट में वो लिख के देंगे आपको। आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को क्वेश्चन करते समय इसमें कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, ये ध्यान रखिएगा। अभी टेक्निकल मैं बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं करना चाहता हूँ, मतलब अभी वैसे कंसेप्ट लिमिट बेस्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। लिमिट फॉर्म में लिखेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर, लेकिन अभी मैं उस टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा। आप ये सोचिए कि इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो जहाँ इक्वल टू साइन है वो 0 पे आपकी हो गई 1/4, 1 पे इक्वल टू है इसका मतलब बेसिकली 1 पे आपकी हो गई 3/4, और 2 पे इक्वल टू है तो बेसिकली वो हो गई आपकी 1, और इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो पोजीशन आपको पता चल जाएगी। ये आपकी बुक है JL डिवोर, इसमें आपको मूव करना है चैप्टर नंबर 3 पे, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 3 पे, चैप्टर नंबर 3 आपकी रफली 93 पेज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्लियर। तो 93 नंबर पेज पे जाना होगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कीजिए। मैंने पहले से ओपन करके नहीं रखा था, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपके लिए। स्क्रॉल करने में।
अभी हम चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। नाइन्टी थ्री। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जस्ट अ मिनट। ये आपकी पोजीशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक तो रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन किया गया है वो उन्होंने दिया है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स बताया उन्होंने। अब रही बात क्वेश्चन की, यदि मैं बात करूं कि यानी कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के अंदर नहीं करना आपको, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन है। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर इंफॉर्मेशन आपको जो दी है उसमें आपको एक CDF का कंसेप्ट मिलेगा। उस कंसेप्ट को बेसिकली आपको करना होगा। मैं आपको क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा हूं, अभी आ जाएगा। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये आपकी। इसके एक्सरसाइज के अंदर ये ग्राफ है उसका CDF का, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23। आप एक बार देखो CDF किस फॉर्म में लिखा हुआ है। 0 से लेसर, 0 पे आपकी 0.6 हो गई। मैंने आपसे क्या कहा कि टेक्निकल वाले इसमें नहीं जाएं, तो जहाँ इक्वल टू है वो आपकी प्रोबेबिलिटी है, सॉरी CDF है वहाँ। ऐसे 1 पे हो गई, ऐसे 2 पे हो गई, ऐसे 3 पे हो गई। ये सारी आप एक टेबल में बना लीजिएगा। और उसके बाद एक एक करके उन्होंने पूछा है कि Px = 2 क्या होगा। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा Px = 2 कैसे होगा कि आपको fx2 लिखना है और fx1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो आप इसे टेबल फॉर्म में बना लीजिएगा और बनाने के बाद एक एक करके इन्फॉर्मेशन निकालिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 P2 निकालना है, Px > 3 निकालना है, 2 to 5 निकालना है। 2 to 5 मतलब आपको मालूम है 2 to 5 में क्या होगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो पहले सारे निकाल लीजिएगा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन निकालिएगा। तो 23 और 24 एक्सरसाइज 3.2 में ये बेसिकली CDF फॉर्म में गिवन है आपको इसका पहले PMF निकाल लेना है और निकालने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाए वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई उससे 2 एक्सरसाइजेज में, फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने क्या कहा कि वो जनरल इंफॉर्मेशन है, रादर से 3.1 वाला एक्सरसाइज। आपको बेसिकली 3.2 वाला एक्सरसाइज यदि आप थोड़ा बहुत करना चाहो, अभी मत करना, थोड़ा रुक के ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको अभी 2 होमवर्क दिए, जितनी बातें मैंने आपको समझाई कि आप इसको एक बार करके देखो। एक क्वेश्चन नंबर 23 और एक क्वेश्चन नंबर 24, ये मैंने आपको बुक से दिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले टेबल बना लो और बनाने के बाद आपसे जो भी इंफॉर्मेशन पूछे वो इंफॉर्मेशन निकाल देना, ठीक है, क्लियर। तो डिस्क्रीट का एक रफ आइडिया या रादर से एक ब्रॉड लाइंस मैंने आपको ब्रॉडर आइडिया दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जाएंगे। आज के लिए यहीं तक।